Indian Constitution is world's biggest written constitution, and it did not framed in one single day. It take 2 years, 11 months, 18 days, and it was framed by an Constituent Assembly which was made by our leaders. So we will today learn about making of Indian Constitution. So Indian Constitution made by Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम संविधान सभा कहते हैं, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड टू फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिफोर गोइंग टू लर्न प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, वी शुड लर्न history of Constituent Assembly. Means we should learn that when and why Constituent Assembly were made. तो अगर हम हिस्ट्री में देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्ट्री में देखें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया पहली बार आया, फर्स्ट टाइम, वो 1934 में आया. और इस आइडिया को जो देने वाले थे वो एमएन रॉय थे, जो एक पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे. इसके बाद फर्स्ट टाइम अगर ऑफिशियली इसको अनाउंस्ड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, वो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया. तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 1935 में ऑफिशियली अनाउंस की गई या डिमांड की गई, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में 26 जनवरी 1938 को ये कहा कि फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा. मीन्स JL Nehru said that Constitution of Free India must be formed, and it framed by a Constituent Assembly. इसके बाद अगस्त ऑफर आया जो 1940 में आया. अगस्त ऑफर में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, ब्रिटिश क्राउन के तरफ से क्रिप्स मिशन को 1942 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा, इसके फॉर्मेशन के लिए या किस तरह इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथों में सौंपा जाएगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, इसके लिए क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटेन से इंडिया में भेजा गया. अब इस क्रिप्स मिशन का क्या कहना था
कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन स्क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? इसके पीछे भी क्या था, रीज़न था। बिकॉज दे वांट सेपरेशन ऑफ द इंडिया एंड दे वांट अनदर कंट्री विच रिप्रेजेंट्स ओनली मुस्लिम एंड विल नोन एज पाकिस्तान। अब क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में आया और उसने टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और एट लास्ट 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और जो आगे चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में एम.एन. रॉय या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फर्स्ट टाइम कोई आइडिया दिया तो वो 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे। इसके बाद फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड की बात करें अगर, तो वो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनाई गई थी, उसने फर्स्ट टाइम डिमांड किया। अब इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। बाकी अगर क्रिप्स मिशन की बात करें या आईएनसी के इस डिमांड की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम ये सब डीपली में पढ़ेंगे कि 1938 में क्या डिमांड रही, क्रिप्स मिशन क्या रहा, कैबिनेट मिशन क्या रहा, इसको हम डीपली और एलाबोरेटेड मैनर में हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। लेकिन इंडियन पॉलिटी में हम एट ए ग्लैंस पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात, अगर हिस्ट्री को एलाबोरेट करने लगेंगे तो पॉलिटी का जो टर्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉलिटी का पॉलिटी में पढ़ा जाएगा और हिस्ट्री की बात हिस्ट्री में की जाएगी। और इसके बाद इस डिमांड को एक्सेप्ट अगस्त प्रपोजल में किया गया। कब आया? अगस्त 1914। अब इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। नाइनटीन 1942 में। और इसके क्या फीचर्स रहे या क्रिप्स मिशन का क्या कहना था? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
लेकिन इस क्रिप्स मिशन के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। वाई? दे want separate nation who represent only Muslim and later which became Pakistan। अब इसके बाद जब रिजेक्ट कर दिया गया क्रिप्स मिशन को, तो फिर ब्रिटेन ने 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, और इसने टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद एट लास्ट 3 जून 1947 में माउंट बेटन प्लान आया या पार्टीशन प्लान आया, जिसके तहत अलग से क्या किया गया, भारत का सेपरेशन कर दिया गया। लेकिन उसके पहले, सेपरेशन के पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मई 1946 में बना दिया गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग 16 मई 1946 में को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम्ड कर दिया गया कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाएंगे। तो अब हिस्ट्री को देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हम उसके कंपोजिशन को देखेंगे। तो अगर कंपोजिशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन की बात करें, तो इसके टोटल जो मेंबर थे, यानी टोटल मेंबर जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होने वाले थे, उनकी संख्या नंबर्स 389 थी। टोटल मेंबर 389। अब इस 389 में भी डिवीज़न किया गया था कि 296 ब्रिटिश इंडिया को प्रोविंसेस से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंस और चीफ कमिश्नर्स स्टेट थे उससे आएंगे, और 93 वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कैबिनेट प्लान था। कैबिनेट मिशन that the total number of constituent assembly for Indian constitution will be 389. Out of 389, 296 member will be chosen out, elected from British Indian provinces, and 4 chief commissioners states, and 93 member from प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया में 2 एरियाज आते थे। जो पहला होता था वो प्रोविंसेस होते थे, और आपके चीफ कमिश्नर्स स्टेट्स होते थे।
अब प्रोविंसेस कितनी थी? 11 प्रोविंसेस थी, जिनमें से 292 मेंबर प्रोविंसेस से चूज़ किए जाने थे और 4 मेंबर फ्रॉम चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट से और चीफ कमिश्नर स्टेट से, या जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कह सकते हैं। अब 4 आपके 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे और 1 मेंबर फ्रॉम ईच कमिश्नर प्रोविंसेस शुड बी इलेक्टेड। अब ये प्रोविंसेस 11 थे उस समय, 11 प्रोविंसेस उस समय थे जिनसे 292 मेंबर्स को चूज़ किया जाना था, जिसमें पहला आपका था आसाम, दूसरा आपका था बंगाल, तीसरा आपका था बिहार, चौथा आपका था बॉम्बे, पांचवा आपका था सेंट्रल प्रोविंसेस। नेक्स्ट आपकी मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसके बाद पंजाब और फिर उड़ीसा और सिंध प्रांत। और यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये आपके 11 प्रोविंसेस थे जिनसे 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाना था। अब ये तो रहा अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान कि इसमें से इतने इतने मेंबर इस एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के रूप में चूज़ किए जाएंगे। अब अगर इसके एलोकेशन की बात करें कि व्हाट पैरामीटर वर अडॉप्टेड बाय कैबिनेट मिशन टू एलोकेट सीट्स इन फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंसेस, तो उसका जो पैरामीटर था वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन था, यानी कि जिस प्रोविंस का की जितनी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ से मेंबर्स को चूज़ किया जाना था। तो अगर उस समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहीं से अगर मेंबर को चूज़ किया गया तो वो मद्रास से चूज़ किया गया था। उस समय सबसे ज़्यादा मेंबर्स को चूज़ किया गया था। तो इसका पैरामीटर था मेंबर सीट allocated on the proportion of population of each province and princely states। तो ये आपके कंपोजिशन की बात रही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या क्या और कैसे प्रोविंसेस रहे। तो इसमें प्रोविंसेस को उस समय गवर्नर प्रोविंसेस कहा जाता था और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट होते थे। तो जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर्स होते थे वो प्रिंसली स्टेट के हेड्स के द्वारा चूज़ किए जाते थे और जो गवर्नर प्रोविंसेस के मेंबर थे वो वोटिंग इलेक्शन के द्वारा चूज़ किए जाने थे। और ये इलेक्शन का मेथड कैसा होना था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होनी थी, या जिसको कहें
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जैसा कि आज हमारे यहाँ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जहाँ पे इनके मेंबर का इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी प्रोविंसेस को इसी के द्वारा चुना जाना था। तो अगर फाइनली हम इसको ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड असेंबली, where member elected to framed Indian Constitution. नेक्स्ट की बात ये आती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को ब्रिटिश गवर्नेंस के ड्यूरिंग एडॉप्ट किया गया था। तो क्या आगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट परसिस्ट रहा, या आगे चल के इसमें चेंजेस कर दिए गए? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेपरेट इलेक्टोरेट को बनाया गया। क्या बनाया गया, कैसे? कि 3 कैटेगरी में मेंबर्स को डिवाइड किया गया। कम्युनिटीज़ को 3 कैटेगरी, 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया। तो अगर इन तीनों कम्युनिटीज़ की बात करें तो पहला मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल में एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स ऑल मेंबर कम्स। तो जनरल में सभी आते थे मुस्लिम और सिख को छोड़ के। तो ये 3 कैटेगरी बनाई गई कम्युनिटीज़ की फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर। और जो ये कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो केवल उसी कम्युनिटी से चूज़ किए जाते थे जिस कम्युनिटी का वो रिप्रेजेंटेशन करते थे, और ये मेंबर भी, रिप्रेजेंटेटिव भी उस कम्युनिटी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से चूज़ किए जाते थे। अब अगर 1946 में जो इलेक्शन हुआ उसके रिज़ल्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जब हुए उसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और उसे 208 सीटों पे विक्ट्री मिली, और मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटों पे जो है विक्ट्री मिली। बाकी और भी पार्टियां थी, लेकिन मेनली ये 2 पार्टियां थी जिसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी 208 सीट्स और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली। अब ये तो बात रही कंपोजिशन की और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, और कैसे कितने मेंबर जो है वो चूज़ किए गए। अब आगे हमारा आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क कैसे किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए।
वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी, क्योंकि ना प्रिंसली स्टेट के कोई मेंबर इसमें पार्टिसिपेट किए और जो है मुस्लिम लीग ने पहले से ही इसको बाइकआउट कर दिया। तो अब जब दोनों प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं आए तो मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स के जो नंबर्स थे वो रिड्यूस हो गए और only 211 member attended first meeting of constituent assembly। क्यों? प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट के कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग में नहीं हुए। और ये फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे थोड़ा ये ईयर जो है आपको लर्न रखना होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है कभी कभी एग्ज़ाम में। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछ सकता है और ये पॉलिटी का भी पार्ट होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन तो ये नहीं होता है, बेसिकली ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इवेंट कौन सी हुई थी, या उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो साथ साथ हम ईयर्स को भी ध्यान देते रहेंगे कि कब कौन सा इवेंट हुआ। अब अगर मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के कोई चेयरमैन या हेड या प्रेसिडेंट रहे होंगे, कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा होगा। तो अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात करें तो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बने इसके वो सच्चिदानंद सिन्हा बने। क्यों बने? बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उसमें, इसलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया। लेकिन लेटर कुछ दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम परमानेंट प्रेसिडेंट। तो अगर क्वेश्चन में टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और आंसर दोनों दे देता है ऑप्शन में। तो अगर उसमें कुछ ना दिया हो और पूछे कि फर्स्ट हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें हम सच्चिदानंद सिन्हा को लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं लगाएंगे। अगर वो ये पूछे कि फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट, तो वो राजेंद्र प्रसाद आपके होंगे। और क्वेश्चन का आंसर देते समय हमेशा हमको ये क्वेश्चन रखना ज़रूरी होता है कि यूपीएससी का जो आंसर होता है वो नियरेस्ट आंसर मान्य होता है।
ये नहीं कि अगर उसका किसी आंसर का रिलेशन, किसी क्वेश्चन के आंसर का रिलेशन है कि दो आंसर दे दिया, तो उसमें जो क्वेश्चन से जो आंसर नियरेस्ट रिलेटेड होगा सबसे, उसी को वो लोग सही मानते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए आंसर चूज़ करते समय। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से बने, ये तो रहे प्रेसिडेंट की बात। अब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट पहले जो थे वो एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी बने। और वी.टी. कृष्णमाचारी, were 2 vice president of constituent assembly। अब इसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेम्ड किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव के रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया, जो फाइनली 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया। और आगे चलकर यही रेजोल्यूशन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में मॉडिफाइड होके कन्वर्ट हुआ, जिसको हम प्रस्तावना भारत की कहते हैं, इसके संविधान की कहते हैं। या रेजोल्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 13 दिसंबर 1946 को बाई जवाहरलाल नेहरू। और एडॉप्ट कब किया गया, वो 22 जनवरी 1947 को। और इसमें ऑब्जेक्टिव में था कि इंडिया कैसा स्टेट होगा और कौन कौन से प्रोविंसेस स्टेट्स मिलके इंडिया के को फॉर्म करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लॉ रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो कहाँ कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, और इंडिया एक कैसा स्टेट होगा, सोशलिस्ट होगा, रिपब्लिक होगा, सेकुलर होगा, कैसा होगा, इस रेजोल्यूशन में ये सारी बातें लिखी हुई थी। आगे हम प्रीएम्बल जब पढ़ेंगे तो उसको डीपली पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रेजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पास की गई थी, क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, कि उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को रखा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा। अब रेजोल्यूशन के बाद जब सेकेंड मीटिंग हुई, कि ये तो फर्स्ट मीटिंग की बात हुई, अब हम सेकेंड मीटिंग की बात करते हैं, जिसमें ग्रेजुअली प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करने लगे। और जब माउंटबेटन प्लान आया, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मेशन की भी बात रही, या जिसको पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग के मेंबर भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगे। यानी 28 अप्रैल 1947 को सेकेंड मीटिंग हुई। और सेकेंड मीटिंग की क्या फीचर्स रहे, कि ग्रेजुअली प्रिंसली स्टेट के भी मेंबर पार्टिसिपेट करने लगे।
And after Mountbatten Plan, after acceptance of Mountbatten Plan, Muslim League member also participate, but not all. लेकिन ये मुस्लिम लीग के मेंबर कहाँ के थे? इंडियन डोमिनियन एरियाज़ के थे। यानी कि जो एरियाज़ पार्टीशन के टाइम में इंडियन डोमिनियन में आते थे, क्योंकि जब माउंटबेटन प्लान आया तो उसमें 2 डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, जिसमें एक पाकिस्तान और एक इंडिया है। तो उसका एरिया का भी जो है वो क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, डिवीज़न हुआ, जिसमें जो एरियाज़ मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनियन स्टेट्स में आते थे उसके मेंबर भी जो है माउंटबेटन प्लान के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट किए, बट नॉट दोज मेंबर हु आर फ्रॉम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या क्या राइट्स दिए गए, उसकी बात हम अब करते हैं, जो कि इसके फीचर्स में हम भी समझ सकते हैं या इसके पावर के रूप में देख सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से, जो इसका फीचर्स भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शैल बी अ सॉवरेन बॉडी, फुल सॉवरेन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी ए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी से कॉन्स्टिट्यूएंट, ए से असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फुल सॉवरेन बॉडी। अब सॉवरेन बॉडी है तो दूसरा क्या इसमें प्रोविज़न किया गया, क्या इसको एक्ट्स के द्वारा इसको पावर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन एब्रोगेट और एबॉलिश एनी प्रोविज़न ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 or British law which were made before Independence Act of 1947. तीसरी बात क्या कही गई, Constituent Assembly will be two body, means Constituent Assembly will be constitution making body, constitution making body as well as it will enact
लॉ फॉर फ्री इंडिया, यानी कि इसको 2 राइट्स दिए गए कि ये 2 तरीके से जो है डबल रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी, यानी इसको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एज वेल एज इट विल इनैक्ट लॉ फॉर फ्री इंडिया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी और एक लेजिस्लेटिव भी बॉडी थी। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी तो इसको हम कह सकते हैं कि इट वाज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया और डोमिनियन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was first parliament, या जिसको हम प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो अगर हम फ्री इंडिया के पहले प्रोविजनल पार्लियामेंट की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी। आगे आते हैं कि अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करे, असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती थी तब जो है इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करती थी तब इसके प्रेसिडेंट जीबी मावलंकर होते थे और जो फर्स्ट स्पीकर इंडिया के बने लोकसभा के। तो लोकसभा के अगर फर्स्ट स्पीकर की बात की जाए तो जीबी मावलंकर थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लेजिस्लेटिव का वर्क करती थी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली परफॉर्म फंक्शन करती थी, तो उस समय इसका जो चेयरमैन होता था या इस प्रेसिडेंट वो जीबी मावलंकर होते थे। अब इसके बाद जब मुस्लिम लीग भारत का जब सेपरेशन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन की संख्या कंपोजिशन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया 299 फ्रॉम 389 मेंबर। अब ये 299 मेंबर हो गए, जो कि कैबिनेट मिशन में 389 मेंबर को बनाया गया था। अब इसमें से इंडियन प्रोविंसेस से के 229 मेंबर्स रह गए,
जो कि पहले कितना थे, 296 थे। और प्रिंसली स्टेट के 70 मेंबर रह गए, जो कि पहले कितने थे, पहले 93 मेंबर थे। तो ये कंपोजिशन रिड्यूस्ड हो गया जब इंडिया का डिवीज़न हो गया। अब इसके बाद इसके फंक्शन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या फंक्शन करेगी या क्या क्या काम इसने किए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट इसका फंक्शन था वो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना was फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Enacting of orderly law because it was a legislative assembly also. Next, third feature was that ratified India's membership of Commonwealth. Ratified India's membership for Commonwealth. अब कॉमनवेल्थ का नाम क्या होता था? कॉमनवेल्थ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वो कंट्रीज़ आते थे जिस पे ब्रिटिश रूल पहले था, जो कि अब एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गए थे। तो उन सब को मिला के एक कॉमनवेल्थ बनाया गया था, जिसमें इंडिया का रेटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 में किया। तो इसका ये थर्ड मेजर फंक्शन था। नेक्स्ट, इसने क्या किया कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। इसमें आप ईयर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको हमेशा माइंड में रिमेंबर रखेंगे कि ये ईयर्स आपको याद रहने चाहिए कि कब नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ, कब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाइड हुई। आगे नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया? नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो भी सेम 24 जनवरी 1950 को। और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट बने सेम डेट को। अब ये तो बात रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन की। अब अगर इसके फॉर्मेशन की बात देखें तो इसमें टोटल 11 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि सेशन 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होके 24 जनवरी 1950 तक चला। तो लास्ट सेशन 24 जनवरी 1950 को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। और एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह (26 जनवरी 1950 से फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन 1951-52 तक इसने एक प्रोविज़नल पार्लियामेंट के तौर पे काम किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच हुए। ज़्यादातर इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो 1952 में हुआ, इसलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन हम बहुत लोग 1952 में मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत 1951 में हुई थी। चूँकि बहुत सारे प्रोसेस उसके काउंटिंग से लेकर और भी इलेक्शन जो अलग अलग एरियाज़ में हुए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस 1952 में हुआ, इसलिए फ़र्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन को लोग 1952 में मानते हैं। लेकिन ये 1951 से लेके 1952 तक लगभग 6 मंथ तक हमारा फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन चला। अब अगर टाइम की बात करें कि हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर टेकन टू फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो to framed constitution, time taken by constituent assembly to framed Indian constitution were 2 years 11 months and 18 days. Time taken to frame constitution by constituent assembly were 2 years 11 months and 18 days. इतना दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा। अब अगर फाइनल सेशन की बात करें तो टोटल 11 सेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑर्गेनाइज़ किया। और लास्ट 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद 26 जनवरी को वी बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो इन्फोर्समेंट में आया। अब इसके बाद बात आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 1950 से टिल फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन 1951 से 1952 तक एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट का वर्क की, जो कि हमने आगे सीखा। अब तो ये बात रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और क्या क्या उसके फंक्शन रहे और कितने टाइम में और किस तरह किस प्रोसेस से इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ कमेटीज़ की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कमेटीज़ ही थी जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इतने लेंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम्ड किया। तो कमेटी के सीरीज़ में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ के बारे में
उनके चेयरमैन के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की। अब कमेटीज़ की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स की कमेटीज़ थी, मेजर एंड माइनर। तो हम सिर्फ मेजर की कमेटीज़ की बात करेंगे, माइनर कमेटीज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मेजर कमेटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइनर कमेटी नहीं है। अब मेजर कमेटी में बात करते हैं पहले कमेटी की, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी जो कमेटी थी वो यूनियन पावर्स कमेटी थी। इसके भी JL नेहरू चेयरमैन थे। नेक्स्ट प्रोविंशियल कमेटी थी। और इसके चेयरमैन सरदार पटेल थे। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की बात आती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे हम इसको डीपली पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर थे। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरियाज। इसके भी सरदार पटेल चेयरमैन थे। और कुछ अगर कमेटीज़ की बात करें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फ्लैग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये तो बात रही मेजर कमेटीज़ की, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है। अब जब कमेटी बन गई और इसके बाद बात आती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के फीचर्स के बारे में, कि क्या रोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी का रहा। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो उसके चेयरमैन जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी अगस्त 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई। के और इसके चेयरमैन जो थे वो BR अम्बेडकर थे। और 7 मेंबर की एक ये कमेटी थी। अब ये 7 मेंबर कौन कौन से थे? तो इसके पहले मेंबर BR अम्बेडकर थे, जो कि चेयरमैन थे।
और सेकंड जो इसके मेंबर थे वो एन गोपालास्वामी अय्यर थे। थर्ड मेंबर की अगर बात करें हम तो वो अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर थे। फोर्थ मेंबर डॉक्टर के एम मुंशी। फिफ्थ मेंबर सैयद मोहम्मद सादाउल्लाह। और एन माधवराव जो कि सिक्स्थ मेंबर थे, और टी कृष्णमाचारी। ये 7 मेंबर थे। जो एन माधवराव थे वो बीएल मीटर के रिजिग्नेशन के बाद इनको मेंबर बनाया गया था। बीएल मीटर के इल हेल्थ के कारण इनको बनाया गया था। और टी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान के डेथ के बाद इनको मेंबर बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन में के ऑप्शंस में इनके भी नाम देता है कि आर दे बिलोंग्स टू ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आप इसमें भी इन मेंबर को भी सही मानेंगे, क्योंकि पहले इन्हीं को इलेक्ट किया गया था, बाद में इनके को रिप्लेस करके इन दोनों को उस कमेटी का मेंबर बना दिया गया था। नेक्स्ट बात आती है कि अब इस कमेटी ने क्या काम किया, इसका फंक्शन क्या था। ये तो इसके कंपोजिशन और इसके मेंबर्स की बात रही, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो कमेटी का जो सबसे बड़ा काम था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, इसीलिए इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट किया गया ऑन प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आया वो आपका फरवरी 1948 में, जिसको फर्स्ट ड्राफ्ट को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 8 मंथ का टाइम दिया गया इंडियन पीपल्स को कि वो उसके बारे में सोचें समझें और अपने प्रपोज़ल, अपने करेक्शन कमेटी को दें, जिस पे कमेटी अगेन ड्राफ्ट बनाए, जो कि उनमें उनके जो भी प्रपोज़ल या जो भी करेक्शन थे, जो उनकी बातें थी, उसको इंक्लूड किया जाए। फिर इसके बाद 8 मंथ के बाद सेकेंड ड्राफ्ट आया, जो कि 8 मंथ बाद आया और ये अक्टूबर 1948 को आया। अब इसके बाद जब ये सेकेंड ड्राफ्ट आया और इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 4, 1948 को आया। नवंबर
और इसके बाद 5 डेज़ का जनरल डिस्कशन के लिए 5 डेज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए गए। फॉर जनरल डिस्कशन। अब ड्राफ्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हुई और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एट लास्ट 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया। और इसके बाद 26 नवंबर को 1949 को मोशन ऑन ड्राफ्ट ऑफ टू एडॉप्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आखिरकार 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोशन लाया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था उसको अडॉप्ट किया जाए। और उसके बाद 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट हो गया। और इसके बाद उसका इनेक्टमेंट जो है वो या इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ, उस दिन हम एक रिपब्लिक कंट्री बनी। अब अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसका कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कंपोजिशन की बात करें तो प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल था और 395 वर आर्टिकल and 8 schedule in Indian fundamental Indian Constitution। नेक्स्ट बात अब आती है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब किया गया। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट की। तो अगर इन्फोर्समेंट की बात करें तो कुछ ऐसे लॉज थे या आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को की जिनको जस्ट आफ्टर 26 नवंबर जो है वो लागू कर दिया गया था। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट की तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे, और टेम्पररी और ट्रांजिशन पावर, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल पावर के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉ थे, आर्टिकल्स थे, उनको जस्ट आफ्टर 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स कर दिया गया। और बाकी जो बचे थे रेस्ट ऑफ ऑल वर इन्फोर्स्ड बाय ऑन 26 जनवरी 1950। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, प्रोविंशियल पार्लियामेंट में आर्टिकल 60, टेम्परेरी ट्रांजिशनल पावर की बात करें तो आर्टिकल 366, 67, 71,
379, 388, ये आपके इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स थे। 91, 392, जो कि जस्ट आफ्टर फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको इन्फोर्समेंट कर दिया गया था। बाकी सब कुछ 26 जनवरी को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज को जो है वो प्रोक्लेम्ड किया गया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और ये पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस के लाहौर सेशन कॉन्फ्रेंस 1929 में जो है वो पास किया गया था। बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज को प्रोक्लेम किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। इसीलिए इस डेट को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए हमारे इन सब आर्टिकल्स को छोड़ के जो 26 नवंबर 1949 को ऑपरेट हुए थे, इन्फोर्स हुए थे, रेस्ट ऑफ ऑल 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट हुआ और हम एक रिपब्लिक कंट्री बने। और अगर इस पूर्ण स्वराज के प्रोक्लेमेशन या उसके घोषणा की बात करें तो इसका रेजोल्यूशन लाहौर सेशन ऑफ INC 1929 में एक रेजोल्यूशन जो है वो पूर्ण स्वराज का पास किया गया था। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 सभी जो है वो रिपील्ड हो गए और केवल प्रिवी काउंसिल के जुरिडिक्शन को ही कंटिन्यू रखा गया, जो कि आगे भी जाके इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में उसको भी प्रिवी काउंसिल को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो अब हम थोड़े बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, उसके राइटर कौन थे, किसने उसको डेकोरेट किया। और हिंदी और इंग्लिश वर्जन के राइटर कैलीग्राफर कौन थे। तो अगर हम कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंग्लिश वर्जन को कैलीग्राफी इंग्लिश वर्जन का जो है वो प्रेम बिहारी नरेन रज़ादा ने किया था। प्रेम बिहारी नरेन रज़ादा, जो कि इटालियन कैलीग्राफी, इटालियन राइटिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश वर्जन की कैलीग्राफी की थी। और उसको ब्यूटीफाइड और डेकोरेट किसने किया था? एंड डेकोरेटेड बाई नंदलाल बोस मनमोहन। बोस और बेहोर राम तो अगर हम ब्यूटीफाइड और डेकोरेटेड की बात करें तो नंदलाल बोस ने उसको डेकोरेट किया था। और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था।
वैद ने हिंदी वर्जन का जो है कैलीग्राफी की थी। अब अगर जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल की बात करते हैं अगर, तो एलिफेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिंबल थी। और BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन, उसके कंपोजिशन और उसके वर्किंग नेचर पे भी क्रिटिसिज्म किए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा किए गए। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म की बात करें तो फर्स्ट criticism was that Constituent Assembly was not a representative body. First criticism was that Constituent Assembly was not a representative body. Why? Because election of member were PR system, by PR system. PR system means that proportional representation by means of single transferable voting system से हुआ था, rather that not on basis of universal adult franchise। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बिकॉज इट नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन of universal adult franchise. Next criticism was that Constituent Assembly was not a sovereign body. एक संप्रभु बॉडी नहीं थी। क्यों? Because it was enacted बाई कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के द्वारा इसका इनेक्टमेंट हुआ था या इसको ड्रॉप्ट किया गया था। दूसरा, ऑपरेशनलाइज बाय परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। That's why some political thinkers criticize that Constituent Assembly was not a sovereign body. Although Indian Independence Act provide and give rights that Indian Constituent Assembly will be a sovereign body, but several political thinkers criticize that it was not a sovereign body because its enactment or formation and also function were permission of British government. Next criticism was not a Congress dominated। कांग्रेस डोमिनेटेड, जो कि सही भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। अदर पार्टीज़ के मेंबर्स बहुत ही कम मात्रा में थे। दैट्स वाई
they told that called Constituent Assembly was Congress dominated. And next criticism was that it was time consuming. बिकॉज कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 years 11 months 18 days लिए। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग बॉडी विच टेक 2 years 11 months 18 days to frame the Indian constitution. On other hand, American constitution were made just in 4 months. That's why they told that time consuming body. Next, sixth criticism was, and this time consuming criticism were made by Nizamuddin Ahmad. Nizamuddin Ahmad was member of Constituent Assembly. Who criticized that it was a time consuming body. Next was that it was dominated by lawyer and politician. Majority member of Constituent Assembly belongs to lawyer and politician. They were lawyer and politician, and member of other sections were less in number. That's why political thinkers were criticized that the Constituent Assembly were lawyer and politician dominated, and this criticism made by Gavin Austin. ग्रेविनल ऑस्टिन, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे एक बुक भी लिखी, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड थी। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्रिटिसिज्म था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज ओनली। हिंदू, वाई क्रिटिसाइज दैट dominated by Hindu? Because majority member of Constituent Assembly belongs to Hindu religion, and other religious communities member were less in number as compared to Hindu. That's why a criticism made by political thinkers that it was dominated by Hindu. And Lord Viscount Simon called it a body of Hindus. Lord Viscount Simon called it a body of Hindu. Or so this is criticism of Constituent Assembly, and this was your making of Indian Constitution lecture.